Good afternoon, everyone. Let us continue the examples of coplanar forces. कल कितने प्रॉब्लम हो गए थे? No, sir. Okay, this is then third. So the question is the moments of a system of coplanar forces not in equilibrium. इक्विलिब्रियम में होंगे तो बॉडी में कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा हमको, सब एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे. तो कोप्लेनर फोर्सेस नॉट इन इक्विलिब्रियम. अबाउट 3 कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन पर है ए बी सी इन द प्लेन आर G1 G2 G3. मतलब पॉइंट्स पर हमको मोमेंट्स दिए हुए, तो ए पर है G1, बी पर है G2, सी पर है G3. These are the moments. प्रूव करना है G1 into BC plus G2 into CA plus G3 into AB equal to 0. अब देखिए 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स पर 3 मोमेंट्स दिए हुए हैं और ये कोलिनियर पॉइंट्स है. तो इनको जरा ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स को ऐसा सपोज कर लेते हैं ए बी सी एंड वी ट्रीट दिस ए एज ओरिजिन. ए के कोऑर्डिनेट यदि ओरिजिन ले लिए तो इस रेफरेंस में बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स x डिस्टेंस पर इतना मिल जाएगा ए बी, और y डिस्टेंस होगा 0. तो दिस कैन बी रिटन एज ए बी, 0. और c के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट हो जाएगा डिस्टेंस ए सी और y कोऑर्डिनेट 0. तो 3 पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने हैं, इनके मोमेंट्स दिए हुए हैं G1 G2 G3. तो ये G1 G2 G3 हम एक्सप्रेस कर सकते यूजिंग दिस पॉइंट्स बाय द रिजल्ट G dash which is moment about O dash having coordinates h k and it is given by G minus h r y plus k r x with usual notations. तो ये ऑलरेडी नोन रिजल्ट है. तो प्रॉब्लम की शुरुआत में पहले ये सब मेंशन करना पड़ेगा. वी नो दैट system of coplanar forces acting at different points of a rigid body can be reduced to single force R through given point O dash HK and a couple of moment G dash about O dash. The resultant R is given by magnitude है, direction है, and the moment G dash is given by the result. अब क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, रिजल्टेंट के इक्वेशन की बात नहीं हो रही, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहां तक पार्ट विथ यूजुअल नोटेशन कंप्लीट करेंगे. और अब वो जो पॉइंट ओ डैश है, तो वो ओ डैश को जो ओरिजिन, ये जी अबाउट ओरिजिन जो होता है, तो वी कंसीडर ओरिजिन एज ए एंड वी आर गिवन दैट ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स. तो इतना पूरा पहले मेंशन कर दें यहां तक के विथ यूजुअल नोटेशन तक के. वी आर गिवन दैट A, B, C are collinear points. Consider A as origin 0 0 and the figure. ए को ओरिजिन कंसीडर किया और फिगर कंसीडर कर रहे, तो फिगर में हमको बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स दिख जाएंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में लिखिएगा, फिगर अलग रखिए. ऑल्सो G1 G2 G3 आर गिवन एज मोमेंट्स. ऑल्सो G1 G2 G3 G1 G2 G3 are the moments about
A, B, C respectively. तो ये सब हम फाइंड कर सकते हैं. Then by the result 2, then using 2 we obtain G1 मतलब अबाउट A, ऐसा लिखिए ना, अबाउट A ओरिजिन G1 इक्वल टू, मोमेंट दिया है G1, लिखते फॉर्मूला G माइनस H इज 0 Ry प्लस K इज 0 Rx. फिर अबाउट B हैविंग कोऑर्डिनेट AB, 0, B के कोऑर्डिनेट से मोमेंट दिया है G2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं G माइनस H इज AB इंटू Ry प्लस K इज 0 Rx. एंड अबाउट C having coordinates AC 0, moment is G3 equal to G minus X coordinate is AC Ry plus 0 Rx. तो ये तो पूरा G डैश G हो गया, G1 G हो गया, ये वैनिश हो गई, ये वैनिश हो गई. तो G1 G2 G3 अब हमारे पास है. हमको प्रूव करना ये रिजल्ट. तो ये रिजल्ट का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, उसमें वैल्यू G1 G2 G3 की पुट करते हैं और सिंपलीफाई करते हैं. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू G1 इंटू BC G2 इंटू CA. उसको जिस पैटर्न में लिखा है उसी पैटर्न में लिखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो गया. CA को AC मत लिखिएगा, प्लस G3 AB. पुट द वैल्यूज G1 B, और G1 की वैल्यू पुट करना है. G1 इज G इंटू BC प्लस G2 G माइनस AB इंटू RY इंटू CA. ये तो 0 हो गई, तब प्लस G3 की वैल्यू पुट करना, G माइनस AC इंटू RY AB. G1 की वैल्यू G, G2 की वैल्यू G माइनस AB इंटू RY और G3 की वैल्यू G माइनस AC इंटू RY. दिस इज इक्वल टू G इंटू BC प्लस G इंटू CA माइनस, ये ओपन कर लेते हैं, AB इंटू CA इंटू RY प्लस G इंटू AB माइनस AC इंटू AB इंटू RY. फर्दर दिस इज इक्वल टू, ये तीन टर्म में G दिख रहा है तो G कॉमन ले लेते हैं. G कॉमन BC प्लस CA प्लस AB. ओके, अब ये दो टर्म रही, ये दो टर्म में AB इंटू RY सेम है, तो इसको माइनस AB इंटू RY कॉमन लेकर रह गया CA प्लस AC. अब ये जो कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इसके रेफरेंस में है, ओरिजिन के रेफरेंस में. तो जब आप CA ये मेजर करेंगे, CA प्लस AC, रिजल्ट विल बी CA प्लस AC, रिजल्ट विल बी कोलिनियर पॉइंट्स हैं. यस, 0. करेक्ट. तो CA प्लस AC वेक्टर कंसेप्ट आ गया एक तरह से.
तो सिंस A, B, C are collinear, therefore AC is equal to minus CA. This is the result which imply AC plus CA equal to 0. तो ये टर्म 0 हो गया G into, और यहां पर BC plus CA can be written as BA. BC plus CA. ओके, प्लस AB माइनस 0, ये पूरी टर्म वैनिश. Again, BA plus AB is equal to G into minus AB plus AB, which is equal to G into 0 is equal to 0 is equal to right hand side. This completes the solution. Example number 4. If 6 forces of relative magnitudes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 act along the sides of a regular hexagon taken in order. तो एक हेक्सागन होगा, रेगुलर हेक्सागन होगा. तो एक रेगुलर हेक्सागन पर 6 रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स फोर्सेस के एक्ट कर रहे हैं. रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स मतलब जो कॉमन पार्ट रहा होगा वो सब हटा दिया. ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स है, एक्चुअल मैग्नीट्यूड्स नहीं दिए हुए. तो एक रेगुलर हेक्सागन सपोज करके, एक रेगुलर हेक्सागन इक्वल साइज से और इक्वल डिस्टेंस होगा सभी जगह से. ना, एक रेगुलर हेक्सागन, अब इनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान ले. ये ओरिजिन, तो फर्स्ट फोर्स रिलेटिव मैग्नीट्यूड का है तो कॉमन फैक्टर p ले लेते हैं. तो ये हो गया 1p, सेकंड फोर्स 2p, थर्ड फोर्स 3p टेकन इन ऑर्डर. फोर्थ फोर्स 4p, फिफ्थ फोर्स 5p और सिक्स्थ फोर्स 6p. 6 forces of relative magnitudes 1, 2, 3, 4, 5, 6 act along sides of a regular hexagon taken in order. Okay, show that the single equivalent force is of relative magnitude 6. अब जब 6 forces है तो ये रिजल्ट हमारे पास है. System can be reduced to a single resultant R and a couple G dash about given point O dash. ठीक है, तो वो जो सिंगल रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बोला है रिलेटिव मैग्नीट्यूड 6. इसका मतलब जब हम रिजल्टेंट, ये सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, जिसको फाइंड करने के लिए Rx और Ry की जरूरत पड़ेगी, तो जो वैल्यू आएगी, R की वैल्यू आएगी, दैट इज ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड 6. मतलब R की वैल्यू होनी चाहिए 6p, ये आनी चाहिए R की वैल्यू 6p. ये हमको फाइंड करना है, शो करना है. ये आगे देखो, एंड इज एक्ट अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द फोर्स 5. ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई. अब बोल रहा है कि इज एक्ट अलोंग लाइन पैरेलल टू द फोर्स 5, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, वो जो रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन होगा, दैट विल बी पैरेलल टू द फोर्स 5, मतलब इसके पैरेलल होगा. अब इसके पैरेलल यहां हो सकती है लाइन, यहां ऊपर हो सकती है लाइन, 5p के पैरेलल ऐसी हो सकती है, नीचे हो सकती है. तो आगे की और बात है, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, सेंटर ऑफ हेक्सागन से 3.5 टाइम्स, मतलब 7/2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द साइड्स फ्रॉम द सेंटर. डिस्टेंस ऑफ साइड्स फ्रॉम द सेंटर, यदि मान लो ये डिस्टेंस को, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है O से साइड का, ये हर जगह सेम होगा. तो यदि इसको हमने d कह दिया, तो ये जो रिजल्टेंट लाइन होगी वो 7/2 टाइम्स d ऐसा शो करना, मतलब उसके एक्सेक्ट पोजीशन भी बताती है. 5p के पैरेलल आनी चाहिए और इट मस्ट बी 7/2 टाइम्स d, where d is the distance of sides from the center of hexagon. तो इतनी सब बातें हमको यहाँ करनी होगी.
तो पहले तो ये जो हमने 1p 2p 3p 4p 5p 6p लिखा है इसके बारे में लिख देते हैं। given that six forces of relative magnitude 1 2 3 4 5 6 acts along the sides of regular hexagon taken in order, ये पहला सेंटेंस as it is solution ये लिखा है स्टेप 1, यहीं से शुरू हो गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1, given that six forces लिखो पूरा यहाँ तक, taken in order, let the forces be 1p 2p 3p 4p 5p and 6p as shown in figure, ये फिगर शो कर देता है। और अब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात करनी है, रिजल्टेंट फोर्स की बात करनी है, कितने उसका इंक्लिनेशन है वो भी बात करना है, कहाँ है लाइन पैरेलल है, और वो जो लाइन होगी वो कितने डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट भी आ जाएगा। तो ये जो नोन रिजल्ट है ये पूरा मेंशन कर देते हैं, इसी में मेंशन कर देते हैं वी नो दैट कंप्लीट अप टू इक्वेशन 3, स्टेप 2, पॉइंट्स हमारे पास है नहीं, तो आर एक्स आर वाई फाइंड करने के लिए वो जो थ्योरम का मेथड था, आर एक्स इज समेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और आर वाई इज अलजेब्राइक सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए इनके एंगल पता होने चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या है। देखो यदि ये फिगर को हम कंप्लीट करें इस तरह से, यहां से जो वर्टाइसेस है उसको यदि जॉइन कर दें ओरिजिन से, तो ये हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखेगा वर्टाइसेस को ज्वाइन करने पर, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ऐसी सिचुएशन हर जगह रहेगी, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, सभी ट्रायंगल इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। सेंटर पर ये पूरा 60 डिग्री है, तो सेंटर पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 डिग्री के एंगल्स मिलेंगे, टोटल विल बी 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन पूरा हो जाएगा सेंटर पर। ओके, अब स्टेप 2 में बात करते हैं एंगल्स मेड बाय एक्चुअली स्टेप 2 हम किसके लिए कर रहे हैं, टू फाइंड आर एक्स एंड आर वाई, स्टैंडर्ड नोटेशन से। तो पहले एंगल लगेंगे, एंगल्स मेड बाय फोर्सेस 1p 2p 3p 4p 5p 6p with positive x axis are respectively। देखो अब पहले समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1p इसका एंगल, अब ये फिगर आपके सामने है, 1p का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना दिख रहा है, समझ में आता है तो चैट बॉक्स में लिखकर भी बताते जाइए। 1p का एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ में, ये होगा एंगल, यस इट इज, करेक्ट, इट इज 120 डिग्री। तो 1p का एंगल मिलेगा 120 डिग्री, एक एक करके लिखते भी जाते हैं यहाँ पर 120 डिग्री। अब सेकंड फोर्स का देखो, 2p का एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लाइन से एक एक करके चलते जाइए, 2p का एंगल बोलो, अभी एंगल मेड बाय 2p विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 2p। आया था इसके पहले इस तरह का एक फिगर में, वो जो 3 लाइंस थी जिसकी फिगर कुछ डमरू के समान दिखती थी,
वहां पर आया था इस तरह का लाइन, एंगल मेड बाय दिस इज, अरे डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन इधर है, इज 180 डिग्री, करेक्ट, 180 डिग्री। एक बार यदि जो चीज हो जाए और वो रिपीट हो रही हो तो आंसर फटाफट आने चाहिए, ये 180 डिग्री। अब बात होगी 3p की। अब पहले समझ लो कैसे इसको कैलकुलेट करना। अब ये 3p का पोजीशन कैसा होगा देखना, यहाँ इनिशियल पोजीशन होगी तो एंगल 0 है, ये इतना चला 90 डिग्री हो गया, ये यहां से घूम के इतना आया 180 डिग्री हो गया। अब 180 प्लस दिस मच, 180 प्लस कितना एंगल चल रहा है, अब ये एंगल क्या होगा ये जरा पता करते हैं। तो यहां पर तो 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, ये 60 है, ये 60 और ये लीनियर पेयर है ना, 60 60 मतलब ये भी 60 होनी चाहिए, तब जाके वो 180 हो जाएगा पूरा। तो अभी हमारी पोजीशन यहाँ थी 90 पर, यहाँ पर बनी 180 और घूम के यहाँ तक क्या आएगा वो, यानी 180 प्लस 60, ये 180 प्लस 60 ऐसे कैलकुलेट, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो गया एंगल मेरे पास 3p। नेक्स्ट 4p का एंगल। अब पोजीशन देखो यहां से चलते शुरू करते हैं, ये ओरिजिनल पोजीशन रही होगी, ये चला 90 डिग्री, ये घुमा 180 डिग्री, यहां पर आया 180 डिग्री और पूरा एक यहां तक के कंप्लीट करने पर ये 270 डिग्री बन गया। अब और कुछ आगे जा रहा है वो, अब इसके बाद का एंगल मेजर करना है, ये एंगल तो 60 होगा, ये एंगल क्योंकि 90 दिख रहा है, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो 270 प्लस 30 चला है वो, 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 डिग्री इज द एंगल मेड बाय 4p, राइट, मतलब 300 डिग्री, करेक्ट, यस 300 होगा ना, 270 प्लस 30, 300 डिग्री, यस यस, ये हो गया एंगल मेड बाय 4p। 5p का तो तुरंत दिखता है यहां से, बोलो 5p का एंगल बोल दो। 5p एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 360, यस 360 बोल सकते हैं, ये यहां से ऐसा घूम के आकर ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर दिया उसने, और टेकन इन ऑर्डर है तो जीरो मत बोलिएगा इसको, भी पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करके आ गया 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये हो गया 5p का पोजीशन। और 6p, अभी 6p कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है, 6p का एंगल बोलो। अब 6p कैसे मेजर करेंगे, अब दिखने के लिए तो ये डायरेक्शन दिख रहा है, यानी यहां से, यानी इतना सा एक्यूट एंगल नहीं, तो उसका भी जो पोजीशन है वो पूरा रोटेट करके आ रहा है, पहले ये ऐसा चला 90, ये 180, ये 270 और ये पोजीशन हो गई पहले तो उसकी 360 की, और 360 के बाद में और आगे बढ़ रहा है ऐसा, ये इतना एंगल और आगे बढ़ रहा है, तो ये कितना एंगल होगा, फिर से यहाँ पर 60 है, ये 60 है, तो लीनियर पेयर के लिए ये 60 होगा, मतलब 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 एंगल, 1p 2p 3p 4p 5p 6p के एंगल्स मिल गए। अच्छा लिखते समय ना आप उनको टोटल करके मत लिखिएगा, उनको ऐसे रहने दीजिएगा, 180 प्लस 60, 270 प्लस 30, 360 प्लस 60, क्योंकि बाद में इनके हमको साइन और कॉस वैल्यू फाइंड करना है, साइन और कॉस वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर हम वहां पर अलाइड फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, cos of 2 pi plus theta, cos of 3 pi by 2, sin of 3 pi by 2 plus theta एक्सेट्रा, तो इसलिए उनको ऐड करके मत लिखिए, इसी पैटर्न में रहने दीजिएगा। नाउ Rx is algebraic sum of components of forces along x axis, along x axis मतलब p1 सॉरी यहाँ पर 1p है, तो 1p इंटू कॉस ऑफ एंगल मेड बाय 120 डिग्री, 120 डिग्री का कॉस एग्जैक्टली फाइंड हो पाएगा क्या, नहीं, तो आप चाहे तो उसको 90 प्लस 30 ऐसा लिख ले या 180 माइनस 60 ऐसा लिख ले, जो कन्वीनियंट होता है सॉल्व करने के लिए, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 ऐसा लिख लेते हैं 120 डिग्री, फिर 2p इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 3p
into cos of 180 plus 60 degree plus 4p into cos of 270 plus 30 degree plus 5p cos of 360 degree plus 6p into cos of 360 plus 60 degree. रख दो डिग्री डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की हेल्प से ये सब इवैल्यूएट करते चले जाओ। 1p cos of pi minus theta, cos of pi minus theta equal to, अब ये पाई है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो फंक्शन रिमेन एज इट इज cos थीटा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन, तो इट इज माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस cos 60। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तैयार कर लो अपने सामने, यदि ये 30 है, ये 60 है, ये 90, हाइपोटेनस 1 लिया, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2, तो cos 60 एडजेसेंट साइड हाफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी -1/2। ऐसे बाकी सब इवैल्यूएट करते चले जाते हैं। यस करेक्ट, -1/2, 2p टाइम्स cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 प्लस 3p इंटू cos 180 प्लस 60, अब ये माइनस है, यदि प्लस होगा तो फिर से cos थीटा, अब वो प्लस एंगल आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, cos इज नेगेटिव इट इज माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 60, अगेन माइनस हाफ cos 180 प्लस 60 माइनस हाफ। आगे चलते हैं, 270 प्लस 30, अब ये 270 प्लस 30 300 हो गया, यदि इस तरह से कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, cos ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, यदि हाफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो, 3π/2 5π/2 π/2 ऐसे, तो फंक्शन चेंज हो जाता है, sin थीटा फंक्शन cos का साइन हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा, और ये एंगल 3π/2 प्लस थीटा ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, cos इसका साइन है पॉजिटिव, तो इसका मतलब cos 3π/2 प्लस थीटा हो गया sin थीटा, मतलब यहाँ पर cos 270 प्लस 30 डिग्री, यदि इसी पैटर्न में सॉल्व करना है तो हो गया sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1/2, तो प्लस 4p इंटू 1/2। अच्छा, अब यदि मान लो इसको हम cos के पैटर्न में सॉल्व करें तो 300 को लिखने का दूसरा तरीका था, cos ऑफ 300 को 360 माइनस 60 ऐसा लिख सकते थे, 360 माइनस 60 अभी 2π के फॉर्म में आ गया, cos ऑफ 2π माइनस थीटा, तो रिजल्ट क्या होता है cos ऑफ 2π माइनस थीटा, तो पहले तो फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन होगा cos थीटा, अब 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव, तो ये पैटर्न से यदि चले तो cos ऑफ 2π माइनस थीटा, यदि 300 को एक्सप्रेस करना है तो 360 माइनस 60, तो cos ऑफ 60 आएगा आंसर, इट इज अगेन cos ऑफ 60 1/2, तो 4p टाइम्स 1/2, तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो समय पर याद आ जाता है, उस तरीके से ये सब इवैल्यूएट कर लीजिएगा। दोनों पैटर्न से डिस्कस करते हैं इसको, 270 प्लस 30 से और 360 माइनस 60 से, cos 300 डिग्री इज 1/2, आगे 5p टाइम्स cos 360 डिग्री, cos 360 पूरा एक रोटेशन होके यहाँ आ गई पोजीशन 1, यस इट इज 1, प्लस cos ऑफ 2π प्लस थीटा इज cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री की बात होगी, cos 60 डिग्री इज नेक्स्ट 360 प्लस 60, इसलिए हमने कहा था इसको ऐड करके मत लिखिएगा, है ना, 420 ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, इसको 240 ऐसा मत लिखिएगा, ऐसे रहने दीजिए उसको, तो कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, अरे बाबा cos 60 की बात हो रही है ना,
1/2 6p इंटू 1/2। ये सब इवेल्युएट कर लिए। अब इनको ठीक ठाक करके लिखो। दिस इज इक्वल टू p सभी में कॉमन है, p कॉमन। ये एक काम करते हैं, हम फ्रैक्शन वाले एक साथ ले लेते हैं और इंटीजर वाले एक साथ ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन वाले आंसर कहाँ लिखते हैं? -p/2 फिर -3p/2, ये तो इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा, ठीक है, प्लस -p -2p प्लस 2p प्लस 5p और प्लस 3p। ये हो गया -4p/2 यानी -2p, ये कैंसल, प्लस 8p विच इज इक्वल टू 6p। ये हुआ rx इज 6p। अब सेम पैटर्न में ry फाइंड करेंगे। नेक्स्ट ry is algebraic sum of components of forces along y axis। तो जो पहले रिलेशन लिखा था cos के साथ में, अब वो सारे रिलेशन साइन के साथ आ जाएंगे, सारे रिलेशन साइन के साथ आ जाएंगे। अगेन यूज द ट्रिग्नोमेट्री रेशोस वैल्यूज, है ना, ये जितने भी फॉर्मूलेज है इस तरह के sin 3π/2 प्लस थीटा एक्सेट्रा, और ये वैल्यू सब फाइंड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। आंसर आ रहा है 0, मतलब ry इज इक्वल टू 0। rx है हमारे पास, ry है तो r फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। therefore the magnitude of the resultant is given by r is equal to under root of rx square plus ry square is equal to under root of 6p का स्क्वायर प्लस 0 का, which is equal to 6p as desired। ऐसे चाहिए था मैग्नीट्यूड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड 6, तो 6p आ गया। अच्छा एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा, हमने यहाँ पोजीशन 1p 2p 3p 4p 5p 6p ऐसी ली है, तो हमारे rx और ry ये आ रहे हैं, लेकिन r 6p आ रहा है। यदि मान लो कोई इसका पोजीशन चेंज कर दे, मान लो यहां से 1p शुरू करे, 1p 2p 3p 4p 5p 6p, तो rx और ry डिफरेंट हो गए, लेकिन r सेम होगा, रिजल्टेंट सेम होगा 6p। जहां से मर्जी है, यहां से यदि p ले लेते, p 2p 3p 4p 5p 6p, rx और ry हर सिचुएशन में अलग अलग मिलेंगे, बट r विल बी सेम एंड इट विल बी 6p ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड 6। अब बात डायरेक्शन की करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे, देखो ry 0 है, मतलब y कंपोनेंट 0 है, तो y कंपोनेंट 0, इसका मतलब पूरा की पूरा जो रिजल्टेंट है वो x एक्सिस के अलोंग ही है, मतलब इट इज पैरेलल टू। अब इट इज पैरेलल टू व्हाट, इट इज पैरेलल टू 2p भी दिख सकता है या 5p दिख सकता है। अब इसमें से लेना कौन सा है, ये समझना है, ये समझना होगा। तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड 6p तो दिया है, ओके। एंगल यदि फाइंड करें थीटा, एंड द एंगल इज गिवन बाय and the angle of resultant is given by theta is equal to tan inverse ry by rx। वैल्यू पुट करते हैं, ry is 0, rx की वैल्यू 6p, तो tan inverse 0 is 0। अब 0 का तो कोई एंगल यहां है नहीं, कोई फोर्स 0 एंगल तो फॉर्म नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन 0 is equivalent to 360 डिग्री। ये यदि इनिशियल पोजीशन है, ये एंगल 0 डिग्री है, तो दिस 0 is equivalent to 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 0 डिग्री और 360 डिग्री, इंपॉर्टेंट, नोट दिस। और ये कौन सा एंगल, ये एंगल कौन सा फोर्स फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो इट इज 1 2 3 4 5p, which is the angle made by force 5p, which is the angle made by 5p with positive x-axis। Hence, resultant is parallel to
पैरेलल टू, क्वेश्चन से ले लो लाइन, पैरेलल टू द लाइन of force 5, resultant is parallel to the force 5p. अब उसकी पोजीशन बताना है, कितने डिस्टेंस पर है, तो वो नेक्स्ट स्टेप सपोज करते हैं। अच्छा, उसके लिए इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, x ry minus y rx equal to g, rx ry को g फाइंड करना होगा, तो पहले g फाइंड कर लेते हैं और फिर डिस्टेंस की बात करते हैं। स्टेप 3, टू फाइंड g, क्योंकि हमको डिस्टेंस बताना है, रिजल्टेंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, तो रिजल्टेंट की इक्वेशन लगेंगी, इक्वेशन में g फाइंड करना होगा पहले। लेट d बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम फोर्स के मोमेंट की हेल्प लेके g फाइंड कर रहे हैं। लेट d बी द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन फ्रॉम सेंटर ओ, तो ये तो सीधा सीधा d दिख रहा है, बाकी जगह यदि d देखना होगा तो कैसे, यहां से b मतलब डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज d, यहां से d की यदि बात करना होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, सभी साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। ओके, अब एक्चुअली g is moment of the system which is same as algebraic sum of forces, algebraic sum of moments of forces, algebraic sum of moments of forces about origin। अब फर्स्ट फोर्स लेते हैं 1p, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो दिस इज 1p इनटू d। अब इनको साइन भी देना होगा, तो देखो ये फोर्स को यदि ओरिजिन की तरफ लाने की कोशिश किए तो रोटेशन कैसा दिखता है, 1p अबाउट o, एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन विल बी पॉजिटिव। फोर्स 2p, इसका मोमेंट फाइंड करना है अबाउट o, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2p इनटू d। अगेन रोटेशन देखो, डायरेक्शन 2p अबाउट o, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव। 3p इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3p इनटू d, रोटेशन अबाउट o विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव। तो समझ में आ गया, इतना करने के बाद में 4p इनटू d प्लस 5p इनटू d प्लस 6p इनटू d, इवैल्यूएट कर लो, तो देयरफॉर g इज इक्वल टू, ऐड कर लो सबको, pd तो सभी जगह कॉमन है, 11 15 15 18 21 21 pd 21 p into d, ये हो गया g। अब हम इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट की बात कर सकेंगे। स्टेप 4, द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज गिवन बाय x ry minus y rx equal to g, put the values of rx ry g, so it is x ry था 0 plus minus y rx था 6p और g ये अगेन 21 p into d, तो ये तो दिस इज 0 into x minus 6p into y is equal to 21 pd, this is the equation of resultant। ठीक है, यदि लिखना चाहे तो इसको हटा देते हैं 6py, लेकिन इसको xy फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस की बात करनी है फ्रॉम ओरिजिन। देयरफॉर द डिस्टेंस, ये हो गया इक्वेशन। नाउ स्टेप 5, the distance of resultant from origin 0 0 is given by ठीक है, इसको कैपिटल डी बोल देते हैं, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या करते हैं तो इक्वेशन को एक तरफ ले आते, पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 के फॉर्म में कंसीडर करते हैं और x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, तो वो पुट करने पर ये तो 0 ही है, माइनस y की जगह पुट किया तो 6p into 0, ये इधर आ गया माइनस 21p into d अपॉन अंडर रूट में जो कोएफिशिएंट्स है
उनके स्क्वायर का एडिशन, तो 0 का स्क्वायर प्लस -6p का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गई टर्म, मॉड में -21pd अपॉन प्लस हो जाएगा, स्क्वायर बोलने से प्लस हो गया 30, क्या √6p का स्क्वायर रहा ना, तो इट इज 6p, सीधा सीधा pp डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, मॉड होने से पॉजिटिव बन जाएगी क्वांटिटी, मॉड ऑफ 7, 3 से डिवाइड होगा 7/2 d, d पॉजिटिव -7/2, जब मॉड से बाहर ले लेंगे तो 7/2 d और 3 1/2 d as desired, ऐसे चाहिए था हमको, एंड दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन, दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन, सब चीज जो जो चाहिए थी वो मिल गई है। जो रिजल्टेंट था is of relative magnitude 6 parallel to the force 5 and at a distance 3.5 times the distance of sides of hexagon from the origin, तो उसको हमने डी मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 5, हेक्सागोन का ही प्रॉब्लम है, और ये दोनों जो प्रॉब्लम है हेक्सागोन की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर काफी अच्छा वेटेज रहता है एग्जाम में इनको। फोर्सेस P1 P2 P3 P4 P5 P6 नाम दिए हैं पूरे पूरे तरीके से, P1 से लेकर P6 act along the sides of a regular hexagon taken in order, prove that they will be in equilibrium if these are the conditions। अब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम में अभी तक जो रिजल्टेंट आर और कपल जी प्रोड्यूस हो रहा था वो कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, ये आपस में एक दूसरे को सब बैलेंस कर लेंगे, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब ना तो रिजल्टेंट होगा और ना ही कपल होगा, मतलब आर विल बी इक्वल टू 0, जी विल बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आर इक्वल टू 0 है और आर होता है √(r(x²) + r(y²), मतलब ये जो कंपोनेंट्स है इंडिपेंडेंटली 0 होने चाहिए, rx और ry 0 होने चाहिए और g 0 होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन बन जाती है कि rx is 0, ry is 0 and g is 0। तो पहले तो ये rx, ry और g इस सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास होने चाहिए, फिर उनको हम इक्वल टू 0 करेंगे और फिर देखेंगे ये कंडीशंस कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो एक काम कर रहे हैं, इसी फिगर के साथ ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फिगर के हिसाब से हमारे फोर्सेस P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये बन गया P5 और ये हो गया P6। हम इसके साथ पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट कर रहे हैं। आप एज एन होमवर्क यहां पर पोजीशन लेकर P1 की, P1 P2 P3 P4 P5 P6 पूरा प्रॉब्लम फिर से सॉल्व कीजिएगा, और यदि मान लो आपके पास समय है तो और कहीं आपकी जहां पोजीशन जहां अच्छा लगता है यहां से मान लो P1 P2 P3 P4 P5 P6 प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, दोनों प्रॉब्लम, दोनों के अलग अलग डायरेक्शन में आपके फोर्सेस लेकर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएंगी अच्छे से। चलिए ये फिगर है, ये फिगर के रेफरेंस में बात करते हैं सॉल्यूशन। कंसीडर द फिगर, स्टेप 1, कंसीडर द फिगर, ठीक है। एंगल्स मेड बाय फोर्सेस, एंगल्स मेड बाय फोर्सेस P1 P2 P3 P4 P5 and P6 with respect to, with positive x-axis are respectively ये 120 180 plus 60 270 plus 30 360 and 360 plus 60। एंगल्स आ गए, तो एंगल जैसे आ गए तो rx ry और g की बात हो सकती है, therefore rx is equal to algebraic sum of moments of forces about x axis
हाँ वो सब कंप्लीट करके algebraic sum of moments about x axis, algebraic sum of moments of forces about x axis. So this is equal to p1 into cos of 120 डिग्री लिखने के लिए 180 माइनस 60 ऐसा लिखते कैलकुलेशन करना आसान होता है, प्लस p2 into cos of 180 डिग्री प्लस p3 into cos of 180 plus 60 degree plus p4 into cos of 270 plus 30 degree plus p5 cos of 360 degree plus p6 cos of 360 plus 60 degree. अब इनको इवैल्यूएट करो, कितना आता है फाइंड आउट करो इनको. तो ये सब आपने कैलकुलेट किया, ये प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके Rx जो फ्रैक्शन वैल्यू उनको एक साथ कलेक्ट कर लिए और जो इंटीजर्स वैल्यू उनको अलग से रख दिए. तो Rx की वैल्यू आ गई कुछ, Rx की वैल्यू आ गई है P4 माइनस P1, ये यहां से माइनस P1 माइनस P3 प्लस P4 और प्लस P6 अपॉन 2 और इंटीजर वैल्यू P5 माइनस P2 ऐसा लिखिए. और सेम पैटर्न पे Ry algebraic sum of moments of forces about y axis, जो cos के साथ वर्क कर रहे थे वो सारा वर्क sin के साथ करना होगा. तो मैक्सिमम जगह आपको sin 60 डिग्री इवैल्यूएट करना पड़ रहा है शायद, ठीक है. वो देखिए कैलकुलेशन करके सब √3/2 सभी में है, दो टर्म वैनिश हो गई है तो Ry आधा दिख रहा है √3/2 P1 माइनस P3 माइनस P4 प्लस P6. अब Rx मिल गया, Ry मिल गया, G भी फाइंड कर लेते हैं और फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंपोज करते हैं. चलिए देखिए Rx और Ry मिल गया था, G फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ले लिए, ईच साइड का डिस्टेंस फ्रॉम O सेंटर. तो G इज द मोमेंट ऑफ सिस्टम व्हिच इज सेम एज algebraic sum of moments of forces about सेंटर और ओरिजिन. तो ये सब जैसा पिछले प्रॉब्लम में मिली थी कंडीशंस वैसे मिल जाएंगी, सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से पॉजिटिव है. हाँ लिव करके क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जो लोग हैं वो देखें यहाँ पर. Now for equilibrium R must be 0 and G must be 0. अब जो R है, R का रिजल्ट कैसा देखो, स्क्वायर क्वांटिटी का एडिशन है. अब स्क्वायर क्वांटिटी का एडिशन होने की वजह से यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि Rx स्क्वायर कोई एक पॉजिटिव नंबर मिले और Ry स्क्वायर सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव साइन के साथ मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी या एटमोस्ट 0 हो सकती है. तो R 0 होने के लिए इंडिविजुअली Rx और Ry को 0 होना पड़ेगा. तो दिस इंप्लाई Rx is equal to 0, Ry equal to 0 and G equal to 0. Now we have Rx, Ry and G. तो पहले तो G पुट कर देते हैं. फर्दर G equal to 0 imply देखो G के लिए P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 into D equal to 0. D कॉमन ले लिया, which imply
P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 equal to 0. फर्स्ट कंडीशन मिल गई as desired. नाउ ये मिलाने के लिए अब ये दो बचे इनको इक्वल कर लेते हैं. Rx equal to 0 implies Rx P4 minus P1 minus P3 plus P6 upon 2 plus P5 minus P6 equal to 0. तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस गिव्स, अच्छा अब यहाँ से जो ब्रैकेटिंग करना है ना, तो जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्रैकेटिंग कर लेते हैं. तो P1 minus P4, ये P1 minus P4 यानी माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेके P1 minus P4 और P3 minus P6, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं. P3 minus P6 2 times P5 गड़बड़ हो गई, ये P2 है. P5 minus P2 अपॉन 2 इक्वल टू 0. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिए. ठीक है, देखो यहां से माइनस लेके माइनस P1 माइनस कॉमन लेके माइनस ब्रैकेट में P1 माइनस P4 माइनस लेने क्यों ले रहे हैं, ये जिस तरह की टर्म चाहिए. P3 minus P6 एलसीएम लेकर 2 times P5 minus P2 अपॉन 2 इक्वल टू 0. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, ऐसा रिलेशन मिल गया. एंड Ry equal to 0 imply Ry equal to 0 imply this root 3 by 2 P1 minus P3 minus P4 plus P6 equal to 0. तो पहले तो नंबर डिवाइड कर दिए, तो दिस मींस P1 minus P3 minus P4 plus P6 equal to 0. अब देखो P1 और P4 रहने दो. P1 minus P4 is equal to, ये टर्म को शिफ्ट कर दो, P3 minus P6. ये दो इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए. अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू हम पुट की जा सकेंगे. इसको नंबर दे दो, ये 1, इसको नंबर दे दो 2 और इसको दे दो 3. Using 3 into we get P1 minus P4 is same as P3 minus P6. तो माइनस टाइम्स P3 minus P6, यहाँ पर पहले से माइनस P3 minus P6 है, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं. माइनस 2 टाइम्स P5 minus P2, तो इधर भी हो गया माइनस 2 टाइम्स P3 minus P6 minus 2 times P5 minus P2. So this implies P3 minus P6 equal to P5 minus P2. इसको नंबर 4. अब ये दोनों को यदि ऑब्जर्व करें तो P1 minus P4 is equal to P3 minus P6, which is same as P5 minus P2. So from 3 and 4 we obtain all these three are equal. So P1 minus P4 is equal to P3 minus P6 is equal to P5 minus P2. This completes the solution. आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर. बाय बाय, जय गणेश.